हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीएसआर स्टडी पॉइंट में। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का। तो चैप्टर नंबर होने वाला है ये 4 है, जिसका नाम है अंतरराष्ट्रीय संगठन। इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे कि आखिर 1991 के बाद विश्व राजनीति में क्या क्या बदलाव आए थे। तो देखो बच्चों, मैं आप लोगों को पहले बताया, तो अगर किसी ने फर्स्ट वीडियो या इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आपको समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। पहले इसका फर्स्ट पार्ट देख के आ जाओ, फिर इसके बाद ये वीडियो देखना। तो 1991 में विश्व राजनीति में क्या क्या बदलाव आए। पहला, सोवियत संघ का अंत हो गया था। दूसरा, अमेरिका एक बहुत बड़ी महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आया था। तीसरा, जब सोवियत संघ का अंत हुआ तो उसका उत्तराधिकारी बनाया रूस को, है ना। और चीन तेजी से महाशक्ति के रूप में उभरता जा रहा है। भारत भी क्या है, इसी राह पर है। इसके साथ साथ एशिया की जो अर्थव्यवस्था है वो अप्रत्याशित दर से क्या हो रही, तरक्की कर रही है। इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रही है। और अनेक नए नए देश क्या हो रहे हैं, यूएनओ के सदस्य बन रहे हैं, है ना। इसके साथ साथ नई नई चुनौतियां भी देशों के सामने आ रही हैं, जैसे कि लोगों को मारना यानी जनसंहार, जातीय संघर्ष, श्रीलंका के बारे में पढ़ा था, आतंकवाद। ठीक है, ये सारी चीजों का क्या होता है, प्रभाव बढ़ रहा है। और प्रमाणिक प्रसार, प्रमाणिक का मतलब क्या होता है, परमाणु ऊर्जा का प्रसार हो रहा है ना। अब बात करते हैं आखिर यूएनओ की वर्तमान प्रासंगिकता क्या है। प्रासंगिकता का मतलब क्या, यूएनओ का वर्तमान में महत्व है। या क्वेश्चन इस तरीके से, टॉपिक इस तरीके से, जैसे हुआ क्या था बच्चों, 2005 में क्या हुआ था, यूएनओ के 60 साल पूरे हो गए थे, जिसे हम सालगिरह भी कहते हैं। इसमें कुछ बात इसमें उठाए गए थे, कुछ कदम उठाए गए, जैसे एक शांति संस्थापक आयोग का गठन किया जाएगा। दूसरा, यदि कोई देश क्या करता है, अपने नागरिकों पर हो रहे अत्याचारों से अपने लोगों को नहीं बचा पाता है तो विश्व बिरादरी क्या करेगी, इसके लिए कदम उठाएगी। इसके साथ साथ मानवाधिकार परिषद की स्थापना की गई, जो 19 जून 2006 से क्या है, अभी भी सक्रिय है, बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहा है ना। शताब्दी विकास का लक्ष्य हासिल किया गया, यानी 1000 सालों में हम क्या क्या विकास करने वाले हैं, इसके लिए विकास के लक्ष्य हासिल किए गए थे, है ना। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, इसके साथ साथ क्या किया गया था, जैसे शताब्दी का मतलब होता है 1000 साल में क्या क्या विकास किया जाना है, इसके लिए सारे लक्ष्य तैयार किए गए थे। इसके साथ साथ हर रूप में जो आतंकवाद है उसकी निंदा की गई, विरोध किया गया। इसके साथ साथ लोकतंत्र कोष का एक गठन किया गया और न्यायशीलता परिषद को समाप्त करने की बात कही गई थी इसके अंदर। तो ये सारी बातें, मुख्य बातें इसके अंदर थी। अब बात करेंगे 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ की जो आम सभा में एक प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था, है ना। और इस प्रस्ताव में यूएनओ की 3 कमियां बताई गई थी। पहली कमियां, सुरक्षा परिषद में अब राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं होती है, यानी राजनीतिक वास्तविकताओं पर मतलब बात नहीं करता है। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं सुरक्षा परिषद पर यह देखा जाता है कि इस पर पश्चिमी मुल्कों का क्या होता है, हितों की छाप दिखाई देती है ना। इन और कुछ महत्वपूर्ण या ताकतवर देशों का इस पर दबदबा दिखाई देता है। इसके साथ साथ सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है। ये सारी कमियां क्या है, यूएनओ की है। अब बात करते हैं सुरक्षा परिषद की स्थायी या अस्थायी सदस्यता के लिए कौन से मापदंड हैं। देखो बच्चों, हुआ क्या था, कॉफी अनान जो यूएनओ के महासचिव थे 1992 के आसपास, तो इन्होंने कुछ मापदंड ही दिए, कुछ ऐसी कंडीशन दी जिसके हिसाब से वो देश यूएनओ का स्थायी सदस्य बन सकता है। जैसे बड़ी आर्थिक ताकत होनी चाहिए। दूसरा, सैन्य ताकत बहुत ज्यादा मजबूत और बड़ी होनी चाहिए। इसके साथ साथ संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में समय समय पर क्या करता हो, योगदान करता हो। ऐसा देश हो जो लोकतंत्र और मानव अधिकार का पूरी तरीके से रिस्पेक्ट यानी सम्मान करता हो। नेक्स्ट है, आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा देश हो। इसके साथ साथ ये देश ऐसा हो जो अपने भूगोल, अर्थव्यवस्था, संस्कृति के लिहाज से विश्व की विविधता की नुमाइंदगी करता हो। अगर ये सारी कंडीशंस पर कोई देश उतर जाता है तो वो यूएनओ का स्थायी सदस्य बन जाता है ना। अब बात करते हैं भारत को यूएनओ में स्थायी सदस्यता क्यों मिलनी चाहिए। हमने तो बात कर ली, भारत भी कहता है कि यूएनओ में या सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्यता दो। तो भारत को क्यों मिलनी चाहिए, तो पहला कंडीशन, जैसे कि भारत विश्व का सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, ये सभी को पता होना चाहिए,
है ना। भारत में विश्व की लगभग कुल जनसंख्या का लगभग 1/5वां हिस्सा निवास करता है। विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत। इसके साथ साथ भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की लगभग हर पहलकदमी में भारत ने क्या किया है, उसका साथ दिया है। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय फलक पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक शक्ति के रूप में क्या हो रहा है, भारत उभर कर सामने आ रहा है। इसके साथ साथ भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में हमेशा से ही क्या किया है, नियमित रूप से योगदान किया है। तो इन सभी कंडीशन के हिसाब से देखा जाए तो भारत को यूएनओ में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए, है ना। अब बात करते हैं आखिर यूएनओ में अमेरिका का ज्यादा वर्चस्व क्यों है, आखिर रीजन क्या है। देखो बच्चों, अमेरिका आप सभी को पता है सबसे बड़ी वित्तीय योगदान देने वाला देश कौन सा है, अमेरिका है ना। यूएनओ का मुख्यालय भी कहाँ है, अमेरिका की जमीन पर है। यूएनओ में ज्यादातर जो कर्मचारी है वो कहाँ के काम करते हैं, अमेरिका के काम करते हैं। कोई भी प्रस्ताव अगर वो देखता है कि हाँ भाई मेरे या मेरे साथी के अनुकूल नहीं है, तो वो वीटो पावर का यूज करके क्या करता है, उस प्रस्ताव को रोक देता है। तो इन तरीकों से हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं अमेरिका का यूएनओ में बहुत ज्यादा प्रभाव देखा जाता है ना। नेक्स्ट टॉपिक है, बढ़ती हुई परिस्थिति से प्रभावी एवं सुचारू ढंग से कार्य करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रक्रिया और ढांचे में सुधार की बात कही गई थी। और इसमें कुछ सुधार की बातें कही गई, जैसे मांग क्या की थी, पहली मांग थी इसकी ये मांग है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी सदस्य संख्या क्या की जाए, बढ़ाई जाए, ताकि समकालीन विश्व में अन्य देशों को भी क्या करे, इसमें शामिल होने का मौका मिले। ठीक है ना। दूसरा इसके अंदर सुधार की बात कही गई थी, इसके अलावा अमेरिका और पश्चिमी देश के संयुक्त राष्ट्र संघ में जो बजट और प्रशासन में क्या किया जाए, सुधार किया जाए, ये बात कही गई थी। न्याय में आने वाले मुद्दों में भी समीक्षा की गई थी, जैसे कि कुछ देशों का मानना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ शांति और सुरक्षा तक ही सीमित है ना। दूसरे देशों का मानना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ अपना दायरा विकास और मानवीय हितों तक बढ़ाया जाए। शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, पर्यावरण, ऐसे मुद्दों पर भी तो यूएनओ बात करे, इन सब चीजों पर तो बात करता ही नहीं है। तो ये सारी बातें में सुधार की बात कही गई थी। बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का योगदान, भारत का योगदान करता है यूएनओ में। तो देखो बच्चों, शांति सुरक्षा को बढ़ावा देता है भारत हमेशा से ही, है ना। आप सभी को पता है भारत ही क्या है, निशस्त्रीकरण का प्रबल समर्थक है, हमेशा से ही निशस्त्रीकरण को बढ़ावा दिया है ना। इसके साथ साथ क्या है, दक्षिणी कोरिया संकट के समय भारत ने यूएनओ का साथ दिया था। इराक का कुवैत पर जब आक्रमण किया था तो उस समय भारत ने मध्यस्थता की थी। स्वेज नहर के मामले में भारत ने सहयोग किया था यूएनओ का। मानव अधिकार की रक्षा में हर पहलकदमी भारत हमेशा से ही क्या करता है, योगदान देता है। तो इन सभी चीजों से हम कह सकते हैं कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में समय समय पर योगदान देता है। अब बात करते हैं विश्व बैंक के बारे में। सभी को पता है, देखो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ था, 1944 में विश्व बैंक की औपचारिक स्थापना की गई। इस बैंक की गतिविधियां प्रमुख रूप से क्या है, विकासशील देशों से संबंधित है। ये बैंक क्या करते हैं, मानवीय विकास, कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई, ग्रामीण सेवाएं, पर्यावरण सुरक्षा, प्रदूषण को कम करना, नियम बनाना, लागू करना, आधारभूत ढांचा उपलब्ध कर, जैसे सड़क, शहरी विकास, बिजली, इन सब चीजों को मतलब बढ़ावा देना, है ना। इन सब चीजों को उपलब्ध कराना ही विश्व बैंक का काम है। ठीक है ना। ये अपने सदस्य देशों को क्या करता है, आसान और अनुदान देता है, मतलब आसान शर्तों पर क्या करता है, ऋण देता है। ज्यादा गरीब देशों को तो ये अनुदान वापस नहीं चुकाने पड़ते हैं, मतलब कोई ज्यादा गरीब है तो कहता है कोई दिक्कत नहीं, तो पैसे ही मत दे। इस अर्थ में ये संस्था समकालीन वैश्विक अर्थ व्यवस्था को भी और ज्यादा प्रभावित करती है। इसी तरह एक और संगठन है जिसका नाम है विश्व व्यापार संगठन। देखो विश्व व्यापार संगठन जिसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जिसकी स्थापना लगभग 1995 में हुई थी। ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो व्यापार संबंधी नियम बनाता है। इस संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। ये संगठन जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के उत्तराधिकारी के रूप में था। पहले इसे गेट कहा जाता था, 1945 में स्थापित हुई थी, लेकिन 1995 इसका नाम बदल के वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया था, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आया था। इनके सदस्य संख्या जो है वो 164 है 2018 के हिसाब से, और हर फैसला सभी सदस्यों की सहमति से लिया जाता है। तो ये है विश्व व्यापार संगठन। इसके साथ साथ और भी बता दो, देखो लेकिन अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान जैसी बड़ी आर्थिक शक्तियों ने क्या किया है, विश्व व्यापार संगठन को मतलब इस तरीके से किया है ना जिससे उनका हित हो। विकासशील देशों की बहुत शिकायतें रहती है कि इस संगठन पर ऐसी कार्य जो प्रणाली है उसमें पारदर्शिता नहीं रहती है ना। आर्थिक ताकतें उन्हें धकियाती हैं, इस पर मतलब बहुत ताकतवर देशों को क्या दिखाई देता है, वर्चस्व दिखाई देता है।
तीसरा एक और एजेंसी है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी। देखो, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, ये संगठन की स्थापना 1957 में हुई थी। ये संगठन परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने और सैन्य उद्देश्यों में इसके इस्तेमाल को रोकने के लिए की गई थी इसकी स्थापना। इस संगठन के आधिकारिक नियमित रूप से विश्व परमाणु सुविधाओं की जांच करते हैं ताकि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर रोक लगाई जा सके, है ना, क्योंकि वरना हर किसी के पास पहुंच गया तो ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। तो ये चीजें थी। तो बच्चों, ये था इस वीडियो का सेकंड पार्ट, कंप्लीट पार्ट। अगर आप लोग वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई वीडियो से। धन्यवाद।